हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम हमने अपने अर्लियर वीडियोस में पढ़ चुके थे। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है भाई? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम की अगर मैं बात कहूं कि क्या कि जहां पे नो एक्सटर्नल फोर्स, कि वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया गया है, तब फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम the momentum of object remains conserved। वो हमेशा सेम रहेगा या फिर हमेशा कैसा रहेगा कि कंजर्व रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो भाई ये मोमेंटम के टर्म में बताया कि कहने का मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का अगर मैं इक्विवेलेंस बराबर आ जाता है तो वो होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसका डेरिवेशन करते हैं किस तरीके से भाई कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, अगर वो उनका कोलिजन हो जाए, कोलिजन का मतलब अगर वो आपस में टकरा जाए, तो टकराने के बाद वहां पे अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ड्राइव करूं तो कैसे ड्राइव करूंगा अभी देखते हैं। अब करते हैं भाई कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। मान लिया भाई भैया आपको समझाता हूं किस तरीके से कि मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है m1 मास की, ये कोई ऑब्जेक्ट मैंने ली m2 मास की। सपोज इस पे मैं कोई फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं F1, इस पे कोई फोर्स अप्लाइड किया दैट इज F2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैंने मान लिया u2। अब कोलिजन होने के बाद, ये तो मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन था, जब कोलिजन होगा, मान लो कि जब क्या हो जाए, कोलिजन हो जाए, तो कोलिजन फॉर एग्जांपल मान लो अब मैंने ये एरो इस तरफ लगाया है, बट अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, अगर दोनों को मैं इस तरफ से एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट हैवी होगी उसी डायरेक्शन में, दो हल्की वाली ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बताऊं कि अगर ये मेरे पास m मास है और ये मेरे पास स्मॉल m मास है, अगर इस डायरेक्शन में मैंने इसको फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहा हूं, दोनों आपस में कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद ये पोजीशन आएगी, उसके बाद एक फाइनल वेलोसिटी आएगी। कहने का मतलब अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो एक डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो कहने का मतलब अब की बार ये इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लिया, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो इसकी फाइनल वेलोसिटी मैंने v1 मान ली एंड इसकी फाइनल वेलोसिटी मैंने मान ली v2। अब ये मान लिया कि भाई कोई टाइम ड्यूरेशन एक t टाइम के इंटरवल में ये प्रोसेस होती है। कहने का मतलब जो कोलिजन होता है वो कोई भी टाइम t प्रोसेस में होता है। ठीक है, अब यहां से मैंने मोमेंटम पढ़ा है। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो pa के लिए अगर मैं बात करूं, देन pa के लिए मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम की मैं बात करूंगा तो m1 u1 होगा भाई। pa डैश मान लू जो मेरे पास फाइनल मोमेंटम होगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 होगा, जो मेरे पास फाइनल मोमेंटम है। ये तो मेरे पास आया। अब मैं यहां से अगर मैं क्या बात करूं, यहां पे मैं बताऊं कि क्या अगर चेंज इन मोमेंटम निकालूं, क्या निकालूं कि चेंज इन मोमेंटम निकालूं, जिसको मैं मान रहा हूं भाई डेल p1 मान लिया। डेल का मतलब है यहाँ पे भाई स्मॉल अमाउंट में, जो स्मॉल अमाउंट में चेंज होगा वो क्या हो गया भाई m1 फाइनल माइनस में इनिशियल। ये मेरे पास बचा चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि हमेशा फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम हमेशा घटता है, तो m1 v1 माइनस में m1 u1। ये तो मेरे पास था फॉर ऑब्जेक्ट फर्स्ट। अब ऑब्जेक्ट सेकंड के लिए, ऑब्जेक्ट जो मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर मैं मोमेंटम निकालूं, pb इज इक्वल टू में वो आया मेरे पास m2 u2। m2 ऑब्जेक्ट है, u2 इज द इनिशियल मोमेंटम। pb डैश मान लिया जो मेरे पास फाइनल मोमेंटम आया दैट इज m2 v2, ये मेरे पास फाइनल मोमेंटम आया। अब चेंज इन मोमेंटम जो मेरे पास p2 मैंने मान लिया, वो मेरे पास क्या आया, वो मेरे पास आया कि फाइनल माइनस में इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, ये मेरे पास बचा चेंज इन द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, अब मेरे पास टोटल टाइम टेकन, अब दोनों के बीच में जो टाइम टेकन लिया वो मेरे पास t टाइम के ही इंटरवल में ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब यहां से क्या करूंगा, अब देखते हैं भाई। अब भाई न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ने क्या फॉर्मेशन दी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए बात करूंगा तो F1 फोर्स विद जो मेरे पास डेल P1 जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए बचा था। अब यहाँ पे डेल P1 तो क्या आया था, डेल P1 मेरे पास आया था m1 v1 माइनस में m1 u1 अपॉन में t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स F1। ये मैंने मान लिया भाई इक्वेशन नंबर 1।
फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, ये तो मेरे पास था फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, अब सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या बताया, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए भी यही रहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बस चेंज क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम था डिवाइडेड बाय टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो मेरे पास सेकंड फोर्स अप्लाइड हुआ है। ठीक है, अब दोनों का, अब इनमें क्या बचना भाई कि m2v2 माइनस में m2u2 अपॉन में t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। ये दोनों इक्वेशंस आई, ये मेरे पास इक्वेशन मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2। बट ये तो मेरे पास न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ ने, न्यूटन के थर्ड लॉ ने जो हमने अर्लियर वीडियोस में बताया था क्या कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या करता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हमेशा जो मेरे पास फोर्स अप्लाई करेगा वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। कहने का मतलब जो मेरे पास था, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जब न्यूटन का थर्ड लॉ को अप्लाई करूंगा, थर्ड लॉ को अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि F1 वहां पे क्या था ना, F1 इज इक्वल टू में माइनस का F2, जो मेरे पास से क्या था, जो हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ा था कि न्यूटन का थर्ड लॉ F1 इज इक्वल टू माइनस का F2। इसके बाद भाई, इसके बाद क्या होगा, अब न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग में F1 इज इक्वल टू माइनस का F2। F1 मेरे पास फोर्स क्या निकाला था, F1 हमने अभी निकाला m1v1 माइनस में m1u1 अपॉन में t इज इक्वल टू में जो माइनस का F2, माइनस का m2v2 माइनस में m2u2 अपॉन में t, यही बचेगा भाई। अब यहां से मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं इस t को इधर लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया टाइम, तो जो मेरे पास इक्वल टाइम में हो रहा था। अब बचा क्या, बचा मेरे पास m1v1 माइनस में m1u1 इज इक्वल टू में, अब यहां से अगर मैं देखूं, अगर मैं माइनस साइन है, माइनस साइन को अंदर लेके जाता हूं, देन माइनस का m2v2 प्लस हो जाएगा m2u2। अब एक चीज देखना, अब मैं क्या करता हूं कि इनिशियल मोमेंटम को एक तरफ और फाइनल मोमेंटम को एक तरफ, इनिशियल मोमेंट, अब मैं फाइनल मोमेंटम को इधर लेके आता हूं, देन m1v1 प्लस में m2v2, क्योंकि ये इधर माइनस का इधर आया प्लस का हो गया, इज इक्वल टू में ये माइनस इधर है उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज m2u2 प्लस में m1u1। दिस इज, ये जो आपने इक्वेशन ड्राइव की है, ये है आपके पास क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या समझे कि सम ऑफ फाइनल मोमेंटम इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, वो हमेशा इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहेगा। ये आपके पास आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर वहां पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके पास कोलाइड हो रही है तो। ठीक है भाई, ये आपके पास था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की टर्म पे अगर मैं बात करूं कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन भी किसकी तरह बिहेव करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरह। कैसे कि आपने देखा है कि भाई क्या होता है कि जब आप किसी भी कोई भी बुलेट लेते हो या गन लेते हो, आप जैसे ही उसको गन को फायर करते हो तो फायर करने के बाद आपके पास हैंड पे झटका आता है, मतलब हाथ पे झटका लगता है। वो झटका क्यों लगता है, वो लगता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। क्यों, क्योंकि जो गोली आगे गई है उतने ही फोर्स है वो वापस उसको पीछे धकेलेगी। अब कैसे पता लगेगा ये, अब देखते हैं भाई। जैसे मैं बनाता हूं भाई, पहले ये मैंने मान लिया भाई कोई भी गन है, ठीक है, ये कोई भी गन है भाई, ये गन होगी और ये आपके पास क्या है, बुलेट। अब मान लिया गन का मास क्या मान लिया मैंने, कैपिटल M। जो गन का मास है वो मैंने क्या मान लिया, कैपिटल M। बुलेट का मास था, बुलेट का मास मैंने मान लिया स्मॉल m। क्या मान लिया भाई, स्मॉल m मान लिया। ठीक है, अब यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है कि जो ये पीछे धक्का मारेगी, मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी को मैंने मान लिया भाई कि v1 इज द वेलोसिटी फॉर द किसकी, गन के लिए। और जो बुलेट आगे गई है उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली क्या, v2 वेलोसिटी। अब ये कुछ भी हुआ होगा किसके अकॉर्डिंग में, जब आपने अब टाइम के, अब जैसे ट्रिगर आप दबाओगे, ट्रिगर दबाने के बाद टाइम तो लगेगा, तो वो टाइम लगना है वो मैंने मान लिया कि t टाइम के बाद वो बुलेट फायर्ड कर दी गई। अब यहीं से अगर मैं चीज देखूं भाई क्या, अब इसके लिए निकालूं कि पहले निकालता हूं कि फॉर गन के लिए निकालता हूं। गन के लिए अगर मैं मोमेंटम निकालूं तो मोमेंटम ऑफ गन मैंने निकाला, मोमेंटम ऑफ गन लिख लिया, दैट इज pg इज इक्वल टू में mv1। ठीक है, क्या लिख लिया, mv1। ठीक है जी, या फिर अब दोनों को एक ही टर्म में लिख लेता हूं क्या भाई, कि इसको मैं लिख लेता हूं कैपिटल वेलोसिटी, मतलब दूसरे टर्म में अगर मैं बोलूं कि भाई इसको मैं लिख लेता हूं क्या, कि भाई मैंने मान लिया कि ये कैपिटल V मान लिया इसकी वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी को स्मॉल v मान लिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये कैपिटल है तो ये भी कैपिटल और ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल। तो ये मैंने मान लिया, ये मेरे पास गन की वेलोसिटी आ गई mv।
ठीक है, अब बुलेट के लिए निकालता हूं, फॉर बुलेट पी बी मोमेंटम ऑफ बुलेट, स्मॉल m मास था इनटू में वेलोसिटी v है भाई। ठीक है, दोनों टर्म क्लियर है अब तक। अब यहां पे ये तो मेरे पास मोमेंटम हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसके लिए गन के लिए, तो मैं क्या करता हूं भाई, गन के लिए अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग में, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग में क्या बताया कि पी जी बाई टी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, कि जो फोर्स अप्लाइड करेगा, मान लिया इसका फोर्स है भाई F1, इसका जो फोर्स लगा गन का वो मान लिया F1, और जो बुलेट का फोर्स अप्लाइड हुआ वो क्या मान लिया F2। अब इसको करने के बाद ये मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा एम वी अपॉन में टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F1, यही बचा सेकंड लॉ के। अब फॉर बुलेट के लिए मैं करता हूं, बुलेट के लिए मैंने क्या किया, वही न्यूटन का सेकंड लॉ पी बी अपॉन में टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स मान लिया ऑब्जेक्ट का क्या था सेकंड, दिस अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अब पी बी तो क्या है mv, पी बी तो मेरे पास mv है, डिवाइडेड बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड फोर्स अप्लाइड, जो मेरे पास सेकंड फोर्स अप्लाइड हुआ है। बट अब मेरे पास यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग में क्या कहता है कि F1 इज इक्वल टू में माइनस का F2 की जो फोर्स रहेगा F1 का वो हमेशा माइनस रहेगा किसका, F2 का जो सेकंड फोर्स रहेगा। अब इसको भाई यहाँ सोल्व करते हैं तो क्या हुआ कि F1 तो मेरे पास है mv अपॉन में t इज इक्वल टू में माइनस का F2, अगर मैं बात करूं तो माइनस का mv अपॉन में t से t कैंसिल आउट, टाइम तो सेम है। अब मेरे पास क्या बचा mv इज इक्वल टू में माइनस का mv, मेरे को निकालना क्या था, मेरे को इक्वल वेलोसिटी ऑफ गन की v, ये v निकालना है, देन v इज इक्वल टू में माइनस का mv अपॉन में ये m इधर आएगा तो डिवाइड बाई m, दैट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब आप किसी टाइप से इसको निकाल सकते हैं कि आपके पास अब न्यूमेरिकल पोर्शन भी दे सकता है क्या, कि न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको गिवन कर सकता है कि मास देगा, बस ये चेंज रखना, ये याद रखना है कि पॉसिबिलिटी ये करेगा कि मास का जो गन का मास है वो तो किलोग्राम में दे दिया और बुलेट का दे दिया ग्राम में, तो आपको कन्वर्जन एक ही रखना है, या तो ग्राम में करोगे या फिर किस में, किलोग्राम में। अगर मैं मोमेंटम की एसआई यूनिट को देखता हूं तो मोमेंटम की एसआई यूनिट आपके पास आती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो जितना पॉसिबल हो सके आप इसमें कौन करने की कोशिश करें क्या, कि जो मास आना चाहिए वो हमेशा किसमें, किलोग्राम में, और जो मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी वो मीटर पर सेकंड में। तो आपके पास क्या करेगा कि यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पूछेगा, माइनस का एम वी बाई एम, मास ऑफ द गन इनटू में वेलोसिटी ऑफ द गन डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बुलेट इनटू में मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट टू द मास ऑफ द गन। आपके पास अगर सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आएगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, और इसी टाइप से आप किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे एनटीएससी पोर्शन के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन अराइज कर सकता है। सो थैंक यू।